नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज़ एवरीथिंग पर। आज दोस्तों मैं विपुल तोंगड़, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ होती क्या है, कैसे हम किसी भी पर्सन की हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि गुड हेल्थ क्या हो सकती है या बैड हेल्थ क्या हो सकती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जो इसकी चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हैं हेल्थ और उसके फेलियर्स। फिर हम पढ़ेंगे कैसे एक कम्युनिटी या एक कोई पर्सन कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकता है या एक कम्युनिटी एक पर्सन को अफेक्ट कर सकती है, उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। फिर हम देखेंगे कि डिज़ीज़ क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कैसे डिज़ीज़ फैलती है, कैसे हम डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ होती क्या है। तो सभी को पता है हेल्थ का मतलब होता है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग बात करूं, तो हेल्थ होती है किसी भी पर्सन की फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, है ना। कि वो फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो। ऐसा भी ना हो कि भाई फिज़िकली तो वो एकदम फ़िट है, बॉडी वगैरह सब कुछ बना करके, लेकिन मेंटली उसका जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस है, वो क्या हो, डिस्टर्ब्ड हो, है ना। या मेंटली फ़िट है, फिज़िकली फ़िट है, लेकिन स्पिरिचुअली बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इमोशनली वो अनफिट है। तो हम हेल्थ को कह सकते हैं कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ अ पर्सन विच हैव सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब कि जो सोशली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो और हमारा जो है फिज़िकली फ़िट हो, है ना। इसके साथ साथ में इसके अंदर एक आता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। तो स्पिरिचुअली हेल्थी होने का मतलब है कि उसके पर्सनल कोड्स कैसे होते हैं, है ना। क्योंकि बहुत से होते हैं कि भाई वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट रहते हैं, लेकिन अपने मन ही मन में वो किसी एक व्यक्ति के प्रति या किसी एक कम्युनिटी के प्रति एक गलत धारणा बना लेते हैं ना। तो हमें ऐसा भी नहीं होना है कि हमें कैसे रखना, आपको अपने आप को स्पिरिचुअली भी फिट रखना है। इसके बाद है, अगर एक पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती तो वो डिजीज़ फ्री नहीं हो सकता, लेकिन एक पर्सन अगर डिजीज़ फ्री है तो ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी है। इसके बाद बात करते हैं कि जब कोई पीपल एक दूसरे से स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेसन, है ना, तो अबाउट वेलबींग और हेल्थ के बारे में, कि जैसे आप अपने दोस्त से सबसे पहले मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि और भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं ना, कि हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, ये सारी चीज़ें, है ना। तो यही हमारी हेल्थ होती है कि आप सोशली या मेंटली या फिजिकली आप कैसे हैं, किस तरीके से आप किसी चीज़ को टैकल कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पर्सनल और कम्युनिटी से रिलेटेड हम हेल्थ को कैसे बोल सकते हैं। जैसा आपको भी पता है कि एक कोई पर्सन, अगर मैं कहने लगूँ खुद इंडिविजुअली वो क्या है, फिट नहीं है, उसको कोई ना कोई बीमारी है, तो वो क्या कर सकता है, पूरी कम्युनिटी को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है ना। या मैं कहने लगूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो जिसके मन में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति गलत धारणा है ना, तो वो एक से दूसरे बच्चे को या दूसरे पर्सन को क्या करेगा, उसी धारणा के ऊपर उसको क्या कर देगा, डालना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा कि एक से दो, दो से चार, और फिर उसी तरीके से पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट कर देगा, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, द हेल्थ ऑफ एवरी लिविंग डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कि हर एक लिविंग बीइंग की जो हेल्थ है वो उसके सराउंडिंग पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि कोई पर्सन है ना, वो वैसे खुद तो हेल्दी है, लेकिन पता पड़ा कि वो कुछ समय बाद एक एटमॉस्फेयर से या एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में चला गया जो पॉल्यूटेड था एनवायरनमेंट, है ना। तो कह सकते हैं कि भाई अगर किसी का एनवायरनमेंट ख़राब है, मतलब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, या उसका जो सोशल है, उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी गाइडेंस भी ख़राब है कम्युनिटी की, है ना। तो वहाँ पे एक पर्सन को हम कह नहीं सकते कि भाई वो बिल्कुल फिट है ना। इसी तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे साइक्लोन, आवर हेल्थ इज़ एट रिस्क इन मैनी वेज, है ना। साइक्लोन के टाइम पर जो हमारी हेल्थ है वो हर कई तरीके से कैसी हो सकती है, रिस्की हो सकती है ना। कि हो सकता है हमें जान का खतरा हो जाए, हो सकता है हमारे फिजिकली फिट ना रह पाएँ, कहीं चोट लग जाए, कुछ बात हो जाए, है ना। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज फॉर देयर इंडिविजुअल हेल्थ। तो हमें अपने खुद की स्पिरिचुअल हेल्थ को, या हम कह सकते हैं अपनी खुद की स्पिरिचुअल कंडीशन को, सोशल कंडीशन को, और इसी के साथ मेंटल कंडीशन को अगर हमें अच्छा रखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पर्सन, एक पर्सन को कहाँ ला सकते हैं, हम एक कम्युनिटी के अंदर रख सकते हैं ना। क्योंकि होता क्या है कि जब
कोई पर्सन अकेला होता है, वो अपने इमोशंस को दूसरे से शेयर नहीं करता है, तो वो भी बाद में जाकर के मुसीबत का सबक बन सकता है उस पर्सन के लिए। इसके बाद एक पॉइंट है, सोशल एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफ़ वी लिव इन द सोसाइटी, है ना। जैसा अभी मैंने बात की कि सोशल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो एक पर्सन अपने खुद के आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को या अपने दुख दर्दों को दूसरों को नहीं बताएगा, तो वो अंदर ही अंदर क्या करेगा, घुटन महसूस करेगा, और उसी की वजह से वो डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, डायबिटीज़ वगैरह जितने भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे क्या हो सकता है, सफ़र हो सकता है। उसके बाद है कि वी लिव इन विलेज, टाउन्स और सिटीज़ इन एट सच प्लेस इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डेड बट आवर सोशल एनवायरनमेंट इज़ गुड, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम विलेज, टाउन या सिटीज़ में रहते हैं तो चाहे हम फिजिकली फिट ना हो लेकिन सोशली हम फिट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को दूसरों से शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहने लगूँ कि आप एक जंगल में रहने लग जाओ, है ना, और आपको फीवर आ गया, तो वो फीवर भी इतनी बड़ी बीमारी बन जाएगा क्योंकि आप अपने खुद की जो बोरियत है उसको क्या नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कम्युनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। फिर हम किसी भी पर्सन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो हेल्दी है या डिजीज़ फ्री है। तो हेल्दी या हेल्थ का मतलब है कि वो स्टेट जिसमें हमारा फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो, है ना। दूसरा है कि ये केवल वो चीज़ नहीं है कि कोई इंडिविजुअली सोशली तो फिट है ना, लेकिन कम्युनिटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर वो फिट नहीं है ना। दूसरे की बात करते हैं, डिजीज़ फ्री का मतलब है कि ऐसी स्टेट या एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिसअरेंजमेंट, है ना, कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिस्कम्फर्ट का फील ना होना, है ना, प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एकदम अच्छे से काम करना, जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन है वो सभी अच्छे से काम करना, इसको हम बोल देते हैं क्या, डिजीज़ फ्री। दूसरा है इट रिफर्स टू इंडिविजुअल, है ना, अ डिजीज़ फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी, कि एक डिजीज़ फ्री पर्सन हो भी सकता है हेल्दी और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक हेल्दी पर्सन हमेशा कैसा रहता है, डिजीज़ फ्री रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिजीज़ होती क्या है। तो ऐसी सेंसेशन या ऐसी फीलिंग जो हमें डिस्कम्फर्टेबल फील करा दे, है ना, कि तो उसको हमने बोल दिया डिजीज़, है ना। जैसे कि हो सकता है कि हमारे हेड एक हो जाए, है ना, फीवर हो जाए, तो यही सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि भूख ना लगे, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं, डिजीज़। फिर कैसे हम किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चलिए इनको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला है, व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़ ईदर द फंक्शन और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। जब किसी बॉडी के अंदर अगर डिजीज़ होती है तो या तो उसकी फंक्शनिंग या बॉडी की अपीयरेंस, है ना, या उसके सिस्टम जो है चेंज होने लगते हैं। जैसे मान लो कि आपको बुखार आने वाला होगा, है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको वीकनेस आने लगती है, टायर्डनेस होने लगती है, थकावट सी महसूस होने लगती है, बोरियत सी फील होने लगती है। तो ये जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, इन्हीं से हम किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में जो है हमें कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, है ना। नॉट फीलिंग वेल के सिम्टम्स हो गए, जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, लूज मोशन हो गए। तो यही सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम सुपरफिशियली, मतलब ऊपर से देख करके नहीं बता सकते कि ये कोई डिजीज़ है या नहीं है, या हम कहें कि कोई बंदा डिजीज़ फ्री है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं, मतलब लेबोरेटरी वगैरह के अंदर क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं और फिर पॉइंट आउट करते हैं डिजीज़ को। इसके बाद बात करते हैं एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़। जैसा कि एक्यूट का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहें और हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसी बीमारियों को हम बोल देते हैं एक्यूट डिजीज़, है ना। तो जैसे कि फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कितने दिन तक रहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन से हफ्ते या 10 दिन तक के लिए रहते हैं, है ना। तो ऐसी बीमारी जो हमें ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए तो उनको हम बोल देते हैं एक्यूट डिजीज़। वहीं इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज़, तो क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहें, प्लस सिम्टम्स उनके जैसे कि या तो कुछ महीनों तक रहे, या तो कुछ सालों तक रहे, या फिर लाइफ टाइम बीमारियां जो होती हैं, जैसी बीमारियां होती हैं, उनको हम बोल देते हैं क्रॉनिक डिजीज़। इनका इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है,
इनका इफेक्ट इतना होता है कि या तो वो किसी ऑर्गन को, पर्टिकुलर ऑर्गन को ही क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसकी वर्किंग को ही ख़त्म कर देते हैं, या पूरे ह्यूमन बीइंग को ही ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहने लगूँ एलिफेंटेसिस, है ना, हाथी पाँव, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पैर होता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उससे हम चल नहीं पाते हैं, है ना, तभी इसका नाम दे दिया हाथी पाँव, है ना। और ये बीमारी ऐसी है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है और इंसान के साथ ही जाती है, मतलब इंसान को साथ लेकर के ही जाती है, उससे पहले ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। टीबी की बात करते हैं, क्यूरेबल डिजीज़ है, मतलब ठीक कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए भी 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए होता है ना। उसके बाद कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो कैंसर की बात करें तो कैंसर का भी अगर हम अर्ली इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में इसको डायग्नोज कर ले तो इसका इलाज पॉसिबल है। और अगर इसको थोड़ा सा भी टाइम हमने एक्सपेंड कर दिया और ये अपना मेलिग्नेंसी शो करने लग जाए, मतलब ज़्यादा डिवाइड होने लग जाए, फिर इसको हम जो है क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर का मतलब होता कुछ नहीं है, कैंसर का मतलब होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स जो बनती हैं बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देती हैं, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होना शुरू कर देती हैं, जिसको हम बोल देते हैं मेलिग्नेंसी, है ना। और यही मेलिग्नेंट सेल जो होती हैं आगे चल के क्या कॉज कर देते हैं, हमें ट्यूमर कॉज कर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कैंसर। ठीक है जी। डायबिटीज़ की बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी है लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ देते हैं, मतलब टाइम से नहीं सोना, टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें कर देते हैं, तब हमें डायबिटीज़ होती है। ये भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार ले तो 6 से 8 महीने के अंदर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अर्थराइटिस की बात करते हैं, हड्डियों से जो है संबंधित रोग होता है, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्योर करने के लिए। तो ये सभी एग्जाम्पल थे क्रॉनिक डिजीज़ के। अब एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ दोनों के इफेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसा कि आई होप आपको समझ आया होगा, अभी बताया कि एक्यूट डिजीज़ जो होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती है, जबकि क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। एक्यूट डिजीज़ हमारे ऑर्गन्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, जबकि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है हमारे ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर देती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसका जनरल हेल्थ पर क्या होता है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जबकि क्रॉनिक जो हमारी एक्यूट डिजीज़ है उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, थोड़े दिन के लिए ठीक है, 2-3 दिन हुआ ठीक हो गया, तो ऐसी बीमारी को हमने क्रॉनिक बोल दिया था। और जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक के लिए रहती थी, जैसे डायबिटीज़ बोला था मैंने, है ना, थायराइड बोला था, अर्थराइटिस हो गया, एलिफेंटेसिस हो गया, टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, है ना, HIV एड्स हो गया, तो ये सभी चीज़ें कैसी है, हमारी क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी या जो हम बोलते हैं निमेटोड्स वगैरह बोलते हैं, मतलब किसी पैथोजन के थ्रू फैलती हो, है ना, तो उन बीमारी को हम बोल देते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ये इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या कर सकती है, कॉज करती हैं इन्फेक्शन को। ये वाटर के थ्रू भी हो सकती हैं, एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती हैं, फूड के थ्रू भी हो सकती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी हो सकती हैं। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो इस तरीके के एजेंट्स की वजह से नहीं होती, मतलब कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, है ना। जैसे कि कैंसर हो गया, तो किस वजह से होता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है कि भाई हमारे जो सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ करते हैं, तभी तो होता है हमारा कैंसर, है ना। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, है ना, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। और इसी का दूसरा नाम होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल देते हैं इसको। और इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्या बोल देते हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज़, कि जो कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाए उनको इन्फेक्शियस बोल दिया, जो कॉन्टैक्ट की वजह से स्प्रेड ना हो उनको हमने नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस बोल दिया। इसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, आपको जैसे पता ही है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये मेनली कॉज कैसे होती हैं, या तो ये वाटर है बहुत दिनों का रखा हुआ, उसके अंदर जो है मलेरिया के जो मतलब मॉस्किटोज़ हैं वो ब्रीड करने लग जाएं, वहाँ से फैल सकता है।
आप इन्फेक्टेड हैं, आपने खांसा, दूसरे के ऊपर वो सांस गई, उसने उसको इनहेल कर लिया, वहाँ से आप बीमार कर सकते हैं, है ना। फिर बाकी की चीज़ें आगे देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इसी के अंदर। जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है, पैथोजन या ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, कि कॉन्टेमिनेटेड पर्सन जब एयर के अंदर अपने बैक्टीरिया या वायरस को रिलीज़ कर देता है तो तब कौन सी बीमारी होती है हमको, एयरबॉर्न डिजीज़। फूड बॉर्न डिजीज़ की बात करें तो ऐसी इलनेस जो गंदे खाने की कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होती हो उनको हम बोल देते हैं फूड बॉर्न डिजीज़। जैसे फूड पॉइजन हो गया, है ना। अब ये हो किस वजह से सकता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, वायरस हो गए, प्रायंस हो गए, या पैरासाइट्स जब हमारे फूड के अंदर आने पर और उनको हम क्या कर जाएं, एनगल्फ कर जाएं, खा जाएं, तब हमको होती है फूड बॉर्न डिजीज़। उसके बाद है इन्फेक्शियस डिसीज़ जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, है ना। इनडायरेक्ट मैनर में भी हो सकती है, जैसे मान लो कि आपको कोई बीमारी है, आपने स्नीज़ किया और हैंकरचीफ की जगह आपने हाथ से ही जो अपनी लार वगैरह है वो हाथ में ही ली और दूसरी जगह उसको टच कर लिया। कोई हेल्दी पर्सन आया, जहाँ पे आपने टच किया था वहाँ पे टच किया और उसने फिर उसको अपने फेस पर रख लिया हाथ को, है ना। तो इसकी वजह से भी हमारा ये होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, कि आप डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में नहीं आए लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ गए। तो मलेरिया हो गया, मीज़ल्स हो गया, या रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये सभी किसके एग्जांपल है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जांपल है। अब कैसे फैलती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस, है ना। सपोज करो कि ये वाला बंदा है इन्फेक्टेड पर्सन और ये वाला है अनइन्फेक्टेड या हेल्दी पर्सन, है ना। तो होता क्या है कि जब ये स्नीज़ करता है तो टीबी के बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के अंदर आ गए, है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद जो हेल्दी पर्सन है वो क्या कर जाता है, इसको एनगल्फ कर जाता है या इनहेल कर जाता है ना। इनहेल की वजह से जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टीबी होता है, वो बैक्टीरिया जा करके कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है और वो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है ना। इसके बाद एग्जांपल्स जैसे मैंने अभी बताया कि आप स्नीजिंग के थ्रू भी जो है डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है ना। हैंड शेक से भी हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होती है, फिजिकल कांटेक्ट से भी बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, है ना। इफेक्ट ऑफ डिजीज़ का मतलब हो गया कि ये क्या करते हैं, या तो हम रिड्यूस करते हैं सिम्टम्स को, है ना। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कोई बीमारी थी, जब कोरोना था तो उसकी कोई दवाई तो थी ही नहीं, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते थे। तो डॉक्टर करते क्या थे, वहाँ पे जितने भी सिम्टम्स थे, जैसे किसी को खांसी है, किसी को जुखाम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, तो इसी तरीके से जो अलग अलग सिम्टम उस टाइम पे आते थे, डॉक्टर क्या करते थे कि किसी को फीवर हो गया तो फीवर की गोली के साथ साथ में खांसी जुखाम इनकी भी गोलियां दे दी, मतलब सिम्टम्स को क्या करने लगे, डाउन करने लगे, है ना। तो एक तो होता है हमारा सिम्टम डायरेक्टेड, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा होता है माइक्रोब किलिंग डायरेक्टेड, कि मतलब जो पैथोजेंस होते हैं उनको ख़त्म कर दो तो बीमारी अपने आप ख़त्म, है ना। तो ये 2 तरीके होते थे कि किसी भी बीमारी का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहला है कि एयरबॉर्न अगर डिजीज़ है तो उसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि भाई खुले एरिया में रहें, है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। वाटर बॉर्न डिजीज़ को क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पीने का पानी है उसको क्या रखें, सेफ़ रखें, है ना, फ़िल्टर करके रखें उसको, है ना। इसके बाद में है कि इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को किल करके भी हम इसको कर सकते हैं प्रिवेंट। उसके बाद वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे कि आपको पता है मानसून के टाइम में जो है मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है कि भाई अपने आसपास में पानी इकट्ठा ना रहने दें, कूलर वगैरह जो हैं उनकी रेगुलर सफाई करें, है ना, ज़्यादा दिनों तक पानी को एक जैसे ही ना टिका रहने दें। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटोज़ क्या कर जाते हैं, ब्रीड कर जाते हैं और वो अपने लार्वा को छोड़ देते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस वजह से इसको करते हैं। दूसरा है कि भाई हमें पब्लिक जो हाइजीन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक प्लेस होते हैं जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी उन्होंने गुटखा तम्बाकू या कुछ भी चीज़ें खाई, नहीं भी खाई तो अभी वो स्प्लिट कर देते हैं, वहीं थूक देते हैं, है ना। तो उसमें अगर वो कंटेमिनेटेड होता है तो वो दूसरे को भी कंटेमिनेट कर सकता है। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल डिजीज़ फैक्टर हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे
कि अगर मैं कहने लगूँ एक कमज़ोर बंदा है और उसको हर कोई आकर के मारता है ना, तो उस कमज़ोर बंदे को हम कैसे बचा सकते हैं? तो एक तरीका तो ये हो गया कि उसकी हेल्प करें, कि उसके बराबर में खड़े हो जाएं, और कोई भी लड़ना है तो पहले कि हमसे लड़ो फिर होगा, है ना। तो ये तो बात हो गई जो हम दवाइयाँ वगैरह का यूज़ करते हैं, मतलब कि पैथोजन डायरेक्टेड हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम उस बंदे को ही ऐसा मोटिवेट कर दें कि वो खुद ही लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अगर सामने से कोई आता है वो खुद ही उसका सामना करे, तो ये होता है भाई कि हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं, खुद का मोटिवेशन ला सकते हैं। तो इस मोटिवेशन को डिजीज़ के उसके अंदर बोल देते हैं इम्यूनिटी, है ना, कि किसी भी डिजीज़ से या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने की जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोल देते हैं इम्यूनिटी। तो हम इम्यूनिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। अब ये डेवलप होती कैसे है? विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा करके, है ना, कंजम्पशन बढ़ा दो, जैसे खट्टे फल जो होते हैं उनका खाना पीना, है ना, हरी सब्जियों का खाना, आयरन का इंक्रीमेंट करना बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम? योगा एंड मेडिटेशन। तो योगा और मेडिटेशन से भी जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। इसके बाद वैक्सीनेशन करके भी हम इस सब बीमारियों से बच सकते हैं, कि एक्यूट डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं वैक्सीनेशन से, है ना। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होती हैं, जैसे टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मीज़ल्स हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो इनके लिए वैक्सीन्स भी होती हैं, और ये एक पर्टिकुलर टाइम में लगती है। ऐसा नहीं है कि आप जा कर के अभी लगवा दो, है ना। तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होती है उसकी वैक्सीन लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, आगे भी ऐसी आपके लिए वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।